स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम 13 जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु रिलीजेस द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसको MPI बोलते हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स. उसको कौन रिलीज करता है? ऑप्शन ए है यूनिसेफ, ऑप्शन बी है UNSSN, ऑप्शन सी है UNDP एंड ऑप्शन डी है UNSC. यहाँ पर आप देख सकते हो जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, ये क्या करता है? ये इंटरनेशनल लेवल पर एक अक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को मेजर करता है, जिसमें 100 से भी ज्यादा डेवलपिंग कंट्रीज को कवर किया जाता है. जो ट्रेडिशनल लेवल पर हम मॉनिटरी पॉवर्टी को मेजर करने के लिए तरीके यूज करते हैं, उसको ये कॉम्प्लीमेंट करता है. कैसे? जो हेल्थ है, एजुकेशन है, लिविंग स्टैंडर्ड्स है, सब में अक्यूट यानी कि जो छोटे लेवल पर भी डेप्रीवेशंस होती हैं, उसको मेजर करके जो भी कोई भी इंसान अगर कोई हेल्थ के फील्ड में सेक्टर में वहां पर पॉवर्टी कोई फेस कर रहा है, या एजुकेशन के सेक्टर में, या लिविंग स्टैंडर्ड्स के, उसको साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ मेजर करता है. सो जो लेटेस्ट अपडेट है ग्लोबल MPI का, ये किसने रिलीज किया है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि UNDP एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव OPHI. कहां पर? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड पर. यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर एक वेबसाइट का लिंक आपको दे दिया है, अगर आप डिटेल पढ़ना चाहो इससे पढ़ सकते हो. ये जो है कि जो डायमेंशंस है पॉवर्टी के इस MPI के अकॉर्डिंग इसी वेबसाइट से मैंने उठाए हैं. कौन कौन से हैं? हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड. हेल्थ में क्या है? न्यूट्रिशन को 1/6 वेटेज दी हुई है, चाइल्ड मॉर्टेलिटी को 1/6 वेटेज दी हुई है. एजुकेशन की अगर बात करें तो वहां पर ईयर्स ऑफ स्कूलिंग को 1/6 वेटेज है, स्कूल अटेंडेंस को 1/6 वेटेज है. लिविंग स्टैंडर्ड में कुकिंग फ्यूल को 1/18 वेटेज है, सैनिटेशन को 1/18 है, ड्रिंकिंग वाटर को 1/18 है. सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग एंड एसेट्स को 1/18 है. अब ये 1/6, 1/6, 1/18 कैसे है? जैसे ये 3 है तो ये क्या हुआ? 1/3 ईच हुआ. 1/3, 1/3, 1/3. आगे ये 1/3 का भी आगे 1/2 है, तो 1/3 आप ऐसे देख सकते हो, 1/3 इंटू 1/2, तो ये क्या हो गया? 1/6 हो गया. सिमिलरली क्योंकि ये 6 है तो 1/3 इंटू 1/6, तो इसी वजह से ये 1/18 आ गया. तो आई होप आपको कोई अब कंफ्यूजन नहीं होगी. तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज UNDP. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ऑफ इंडिया इज अ. जो इंडिया का एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट है ED, वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, नन ऑफ द अबव. यहाँ पर आप देख सकते हो एक क्वेश्चन हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जो ED के डायरेक्टर हैं संजय कुमार मिश्रा, उनको बोला है कि वो अपनी 3rd एक्सटेंशन से 4 महीने पहले ही अपनी पोस्ट से क्विट कर दें. वैसे जो उनकी एक्सटेंशन है, उनका जो टेन्योर है वो नवंबर में खत्म होने वाला था, तो इन्होंने ये 4 महीने पहले ही उनको बोला है कि ये क्विट कर दें. एक साइड इन्होंने इनको क्विट करने को बोल दिया. इवन सुप्रीम कोर्ट ने ही प्रीवियसली जो स्टैट्यूटरी अमेंडमेंट की गई थी, जिसने CBI के डायरेक्टर्स और ED के डायरेक्टर्स का जो टेन्योर था उसके जो है उसकी स्टैट्यूटरी अमेंडमेंट को फैसिलिटेट किया था. तो एक साइड तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको अप्रूव कर दिया था, दूसरी साइड अभी ED के डायरेक्टर को उसकी जो टेन्योर है उससे पहले ही क्विट करने को बोला है. और ED को जो CBI एंड ED के चीफ हैं, उनका फिक्स्ड टेन्योर रहता है 2 साल का. ये आपको पता होना चाहिए. लेकिन 2021 में अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस की थी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट के अंडर, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंडर, और जो फंडामेंटल रूल्स थे उन्होंने 3 एनुअल एक्सटेंशन यानी कि एक साल में 3 बार जो है एक्सटेंशन इनको देने के लिए अप्रूवल दी गई थी. ED की अगर बात करें तो एक डोमेस्टिक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है और इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो कि इकोनॉमिक लॉज को और इकोनॉमिक क्राइम है जो उसको फाइट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का पार्ट है, विच फॉल्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. सो जो ED है ये ना ही तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है. ये इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज नन ऑफ द अबव. नेक्स्ट हम बात करते हैं
Which year is set as target for net zero emissions for the global shipping industry? ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री में नेट जीरो एमिशंस के लिए कौन से ईयर को टारगेट सेट किया गया है? ऑप्शन ए है 2035, ऑप्शन बी है 2050, ऑप्शन सी है 2070 एंड ऑप्शन डी है 2100। यहाँ पर आप देख सकते हैं आईएमओ ने एग्री किया है नेट जीरो टारगेट कितने का, 2050 का ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री के लिए। आईएमओ ने एग्री किया है कि 2030 तक वो कम से कम 20% एमिशंस कम करेंगे और 2040 तक कम से कम 70% जो है एमिशंस कम करेंगे। आईएमओ की क्या फुल फॉर्म है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि शिपिंग सेक्टर को रेगुलेट करती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज 2050। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड वाज कंडक्टेड बाय। जो ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड था किसने कंडक्ट किया था? ऑप्शन ए है इंडिया एंड यूएसए, ऑप्शन बी है इंडिया एंड यूके, ऑप्शन सी है इंडिया एंड जापान एंड ऑप्शन डी है इंडिया एंड श्रीलंका। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया एंड यूएसए ने ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड को ज्वाइंटली कंडक्ट किया गया है। इसका एम क्या था? जो ड्रग्स हैं उसकी इलीगल शिपमेंट को रोकने के लिए इंटरनेशनल मेल सिस्टम के थ्रू। तो ये इंडिया का फ्लैग है, यूएसए का फ्लैग है और ये पिक्चर है जो न्यूज में कवर की हुई थी, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा, कभी भी आप भूलोगे नहीं कि ये ड्रग्स के रिलेटेड था, ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज इंडिया एंड यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन इश्यूज ओजोन एंड यूवी बुलेटिन्स। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ओजोन एंड यूवी बुलेटिन्स को इशू करती है? ऑप्शन ए है नासा, ऑप्शन बी है यूएन, ऑप्शन सी है WMO एंड ऑप्शन डी है इसरो। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने पिक्चर भी लगाई हुई है WMO की ओजोन एंड यूवी बुलेटिन। सो जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है ये ओजोन एंड यूवी बुलेटिन इशू करती है 7 साल के बाद, 7 साल के इंटरवल पे, जिसके अकॉर्डिंग जो ओजोन लेयर है वो कंटिन्यूसली इंप्रूव कर रही है, उसकी कंडीशन बढ़िया हो रही है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which state decided to develop Love Kush Vatika in every district to promote ecotourism in the state? भारत के कौन से राज्य ने हर जिले में लव कुश वाटिका डेवलप करने का डिसाइड किया? इससे क्या करेंगे? वो इको टूरिज्म को प्रमोट करेंगे। ऑप्शन ए है वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है उड़ीसा एंड ऑप्शन डी है राजस्थान। यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी ने एक रिसेंट मीटिंग में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को डायरेक्ट किया है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मीटिंग में डायरेक्ट किया है किसके लिए? लव कुश वाटिका को डेवलप करने के लिए स्टेट के हर जिले में, सो दैट वो इको टूरिज्म को स्टेट में प्रमोट कर सकें। चीफ मिनिस्टर ने फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को ये भी डायरेक्ट किया है कि वो मॉडल्स हैं उसको सेटअप करेंगे रिलेटेड टू फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन द वाटिका और गार्डन्स। वाटिका के गार्डन्स होते हैं, सो दैट जो बच्चे हैं उनको इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में सिखाया जा सके। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उबिनास वोल्केनो इज लोकेटेड इन विच कंट्री? उबिनास वोल्केनो कौन से देश में लोकेटेड है? ऑप्शन ए है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी है फिलीपींस, ऑप्शन सी है पेरू एंड ऑप्शन डी है इंडिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेरू ने रिसेंटली एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी अनाउंस की थी। वहां का जो मोकिग्यू गुआ रीजन था, क्योंकि वहां पर जो उबिनास वोल्केनो था वो इरप्ट हुआ था। उबिनास जो है वो एक स्ट्रेटो वोल्केनो है जो कि एंडीज माउंटेन्स के सेंट्रल वोल्केनिक जोन में लोकेटेड है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वोल्केनोज है पेरू का। अगर हम बात करें स्ट्रेटो वोल्केनो क्या होते हैं, तो स्ट्रेटो वोल्केनो एक बहुत ही टॉल, स्टीप और कोन शेप्ड टाइप होती हैं वोल्केनोज की। यहाँ पर आप उसकी पिक्चर भी देख सकते हो, मैंने यहाँ पर पिक्चर पेस्ट की हुई है सो दैट आप इजीली उसको समझ पाओ। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज पेरू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इससे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपके लिए क्वेश्चन है कि पेरू भारत के कौन से कॉन्टिनेंट पे लोकेटेड है, आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चैंपियन ऑफ द FIH हॉकी प्रो लीग 2023 इज। जो FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 थी उसके चैंपियन कौन रहे? ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है नीदरलैंड, ऑप्शन सी है इथियोपिया एंड ऑप्शन डी है कुवैत।
यहाँ पर आप देख सकते हैं नीदरलैंड्स मेन टीम फिनिश देयर सीजन फॉर कैंपियन 35 पॉइंट से और वो FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 सीजन के चैंपियन रही। इस जीत के बाद नीदरलैंड पहली टीम बन गया है मेंस कंपटीशन में जिन्होंने दूसरी बार ये टाइटल जीत लिया है। उन्होंने इस लास्ट ईयर भी ये कंपटीशन में जीत हासिल की थी, तो इन्होंने 2 टाइटल्स जीत लिए हैं FIH हॉकी चैंपियनशिप में। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज नीदरलैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैज बिकम द फर्स्ट बैंक टू ऑफिशियली रोल आउट महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम? कौन सा बैंक ऐसा पहला बैंक बन गया है जिसने ऑफिशियली महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम को रोल आउट किया है? ऑप्शन ए है बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन सी है केनरा बैंक एंड ऑप्शन डी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया पहला बैंक बन गया है इंडिया का जो कि महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट ऑफर करेगा अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी सभी ब्रांचेस में, देश में सभी ब्रांचेस में। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट की अगर बात करें तो एक वन टाइम सेविंग स्कीम है जो जिसमें आप एक ही बार सेविंग करोगे, वुमेन के लिए है, जो कि गवर्नमेंट ने इस साल बजट में अनाउंस की थी। इस स्कीम का एम क्या है? वुमेन को एम्पावर करना बाय इंक्रीजिंग देयर पार्टिसिपेशन इन द इन्वेस्टमेंट, की वुमेन की पार्टिसिपेशन, वुमेन ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करें। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट एक गवर्नमेंट गारंटीड स्कीम है जहां पर जो विमेन है वो 7.5% इंटरेस्ट या ब्याज दर वो उनको मिलेगा। ये स्कीम 2 साल के इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल है अभी के लिए सिर्फ, और जो 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हुई थी 31 मार्च 2025 तक चलेगी। इसके बाद आप इस स्कीम में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज बैंक ऑफ इंडिया। लास्ट क्वेश्चन इज राजाजी टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र एंड ऑप्शन डी है तमिलनाडु। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो राजाजी टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पर है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भी है जो काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज उत्तराखंड। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इनके जो लिंक्स है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको PDF भी मिल जाएगी, क्विज मैं पोस्ट करती हूँ वो भी मिल जाएंगे, कोई और अपडेट्स होती हैं एग्जाम्स वगैरह के रिगार्डिंग वो भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। Don't forget to subscribe to my channel. Have a nice day. See you tomorrow at 8 o'clock.